चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर है संवेग को द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंसर तो हो गया, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, संवेग के बारे में चर्चा हुआ तो संवेग के बारे में एक सिरे से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संवेग कहते किसको है, किसको कहता है, याद है, पढ़े तो होंगे ना। ये तो क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो रहा है, पर आपको तो होना चाहिए याद। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, याद हो जाएगा और समझने की प्रयास कीजिए। संवेग किसको कहते हैं, देखिए जब कोई संवेग जो है ना, किसी वस्तु जो कि गतिमान है या कोई पिंड गतिमान है, तो वो उस वस्तु की जो द्रव्यमान होगी और उस वस्तु की जो गति होगी यानी वेलोसिटी होगी, उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब कि अगर एक लाइन में बोले तो किसी वस्तु की या किसी पिंड की द्रव्यमान और उसकी वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आई बात समझ में। तो आप इसमें ये बताइए कि एक मोटरसाइकिल चल रही है और एक साइकिल चल रही है, दोनों में किसका संवेग अधिक होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए आंसर को। चलिए समझ में आ गया ना संवेग किसको कहते हैं, संवेग। चलिए आज संवेग ये हो गया, तो क्या संवेग का कोई भाग भी है क्या? आइए समझते हैं। देखिए संवेग का भी अपना भाग है, दो भाग है। कौन कौन सा? अभी हम बताएं कि संवेग जो है ना, किसी वस्तु की गति और उसके द्रव्यमान को दोनों यानी कि दोनों को बताता है, व्यक्त करता है, गति और द्रव्यमान को। तो इसमें एक बात ब्रेन में हिट होनी चाहिए कि वो जो द्रव्यमान और गति है, द्रव्यमान तो चलिए फिक्स कर देते हैं किसी वस्तु का, लेकिन क्या गति फिक्स होता है क्या? गति फिक्स होती है नहीं। तो इसीलिए संवेग को भी दो भागों में बांटा गया है। कैसे? मान लीजिए कोई पिंड है जो सीधी रेखा में जा रही है, उसका संवेग अलग होगा, और वही वस्तु फिर वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है, गोलाकार, जैसे टर्न वगैरह आता है, आप कटाते हैं ना, इधर उधर उधर इधर लहराते हैं ना, यहाँ तो आ गया, तो उस वक्त का संवेग और जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उस वक्त का संवेग, दोनों में अंतर होगा। इसलिए उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जब सीधी रेखा में आप गमन करते हैं तो उसको बोलते हैं रेखीय संवेग, और जब आप वृत्ताकार मार्ग में चलते हैं उसको बोलते हैं कोणीय संवेग। आइए दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए संवेग किसको कहते हैं। संवेग समझ में आ गया। संवेग किसी वस्तु की गति और उसका द्रव्यमान के बारे में बतलाता है। क्या बतलाता है भाई? तो इसको दो भागों में बांट के समझते हैं। पहला भाग है रेखीय, रेखीय संवेग, और दूसरा भाग है क्या, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ये पेन से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो रेखीय संवेग किसको कहते हैं? जब कोई पिंड कैसी मार्ग में चले, तो सीधी मार्ग में चले, ठीक है। सीधी मार्ग में चलने वाले पिंड के द्वारा जो संवेग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय संवेग कहेंगे। कहने का मतलब है कि जब कोई पिंड सीधी रेखा में चलती है तो उस पिंड की द्रव्यमान और उस पिंड की वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम को निकालने का? देखिए इसको दर्शाते हैं पी से, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अभी अभी बताया है। ये रेखीय संवेग किसको कहेंगे, किसी पिंड जो सीधी रेखा में चल रही है उसका द्रव्यमान और उसका गति के गुणनफल को क्या बोलेंगे, मोमेंटम कहेंगे। इसका सूत्र ये हो गया। इसका अब इनके बारे में थोड़ी बहुत इसका ऐसा मात्रक के बारे में भी जान लेता है। चलिए तो कोई पूछ देगा भाई रेखीय संवेग का यानी कि संवेग सीधा पूछ देगा, संवेग का ऐसा ही मात्रक बताओ। तो एक बात बताइए हमको, मास का ऐसा ही मात्रक याद है आपको, वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक याद है। जब दोनों को गुणनफल कर देंगे या दोनों के ऐसा ही मात्रक को गुना कर देंगे तो क्या मोमेंटम का ऐसा ही मात्रक नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो आप ये बताइए कि मास का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। और और यदि आप इनका उदाहरण के बारे में देखें तो चलती हुई कार को देखे है ना, वो सीधी रेखा में चलती है, वो किसका उदाहरण हो गया, ये रेखीय संवेग का उदाहरण हो गया। और उसी तरह से दौड़ता हुआ आदमी को देखे होंगे आप, वो किसका उदाहरण है, रेखीय संवेग का उदाहरण है। और और भी हो सकता है क्या? हम्म? और भी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। चलिए ये जो संवेग है, रेखीय संवेग, वो न्यूटन के कौन से लॉ से संबंधित है? याद होगा आपको, न्यूटन का सेकंड लॉ से संबंधित है। कैसे? तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है भाई? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर
उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। तो फोर्स अगर चेंज कर मास अगर चेंज करेंगे तो संवेग को चेंज होता ही रहेगा, इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ इस पर लागू होता है। अब आइए दूसरी एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं, कौन संवेग को कहता है। तो इस पर जो भी कोई पिंड चलेगा वो कैसी रेखा मार्ग पर चलेगा, ये चलेगी वृत्ताकार मार्ग पर। कैसी मार्ग पर? वृत्ताकार मार्ग पर। वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाली वस्तु की संवेग को क्या कहेंगे? कोणीय संवेग कहेंगे। इसका इसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल बड़ी एल से। इसका सूत्र के बारे में अगर जाने तो इसको दर्शाते हैं बड़ी एल से। फिर उसी तरह से मास इंटू वेलोसिटी। तो चूंकि जो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है ना, उसको मास की जगह जड़त्व होता है। जड़त्व आप देखेंगे, जो आप जहां आप टर्न लेते हैं वहां पे तिरछा बनाया जाता है, उस रास्ता को तिरछा बनाया जाता है। क्यों? ताकि आपका जो टायर है ना, मतलब आपका होल बॉडी उस रोड से ज्यादा से ज्यादा अटैच हो सके, जुड़ सके, जड़त्व बन सके। इसीलिए जड़त्व इसमें क्या होता है कि इनर्शिया गुना क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा क्या है? तो कोणीय वेग है, क्योंकि आप कोना एक वृत्ताकार मार्ग में वेग कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है? कोणीय वेग है। अब फिर उसी तरह से इसका भी अगर ऐसा मात्रा निकालना चाहें तो इनका ऐसा मात्रा को इनका ऐसा मात्रा को गुना करेंगे तो कोणीय संवेग का ऐसा मात्रा निकल जाएगा। जड़त्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी। और कोणीय वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही होता है ना जी। तो कुल मिला के कोणीय संवेग का ऐसा मात्रा क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कौन सा नियम पर आधारित है? याद आया? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या है? थर्ड लॉ पर आधारित है। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, हम देखेंगे किसका? कोणीय संवेग का। तो पहले बात तो हम लोग जानेंगे कोणीय संवेग किसको कहते हैं कि जब कोई पिंड कोई वृत्ताकार मार्ग पर गमन करती है तो उसके संवेग को क्या कहेंगे? कोणीय संवेग कहेंगे। और यह आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप घर में जो पंखा टंगे हुए देखे होंगे, यहाँ भी टंगा हुआ है, तो आप पंखे को देखे होंगे वो कैसे कैसे घूमते हैं? गोल गोल, मतलब वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, जब कथक नृतक को देखे है ना, जो लोग कथक करते हैं वो अपने एक ही पैर पे मूव कर जाते हैं, घूम लेते हैं। वहां भी वृत्ताकार मार्ग पे वो घूमते हैं, वो क्या हो गया? कोणीय संवेग हो गया। और उसी तरह से एग्जाम्पल आप और भी इस तरह के देखे होंगे। चलिए दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है, पृथ्वी को तो घूमते हुए देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मोबाइल में तो देखे होंगे, ऐसे तो घूम ही रहे हैं। तो पृथ्वी भी क्या है? रेखीय संवेग है या फिर कोणीय संवेग है? तो चूंकि वो गोल गोल घूमता है, वृत्ताकार मार्ग पे घूमता है, इसलिए वो क्या है? वो कैसी संवेग है? उसमें कोणीय संवेग है। ठीक है। चलिए एक बात और याद रखिएगा, ये जो है ना, ये कौन, चाहे रेखीय संवेग हो या कोणीय संवेग हो, दोनों को दोनों क्या है भाई? ये दोनों को दोनों क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और देखिए, जब संवेग की बात हुई है तो संवेग संरक्षण का नियम भी थोड़ी बहुत जान लेता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड पर जब तक कोई बाह्य बल काम ना करता हो तब तक उस वस्तु या उस पिंड का कुल संवेग नियत रहता है या शून्य होता है या संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि जब आप कोई बॉल, एग्जाम्पल के लिए एक वस्तु या कोई पिंड है, मान लेते हैं बॉल है, ये पिंड है, वस्तु है, जब तक, या फुटबॉल है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है, ठीक है, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगा है तब तक तो ये स्थिर है ना, इसका संवेग क्या होगा? शून्य होगा। फिर दूसरा एक फुटबॉल इधर लेते हैं या बॉल इधर लेते हैं, इस पर भी हम फोर्स नहीं लगाए, बल नहीं लगाए, तब तक इसका क्या होगा? संवेग शून्य होगा, क्योंकि ये स्थिर है ना। जब स्थिर है तो फिर उसमें वेग नहीं होगी, और वेग नहीं होगी तो संवेग इससे भी जीरो है ना। संवेग को क्या बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो है ही, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वेग है क्या? गति में है क्या? गति में नहीं है। जब गति में नहीं है मतलब गति, वेग उसका क्या है? शून्य है। जब वेग शून्य है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? दोनों से गुना होकर शून्य होगा। अभी क्या है? जीरो है, दोनों का जीरो है। और जैसे ही इस पर बाह्य बल लगाएंगे, इन दोनों पर बाह्य बल लगाए, ये दोनों आपस में टकराया, टकरा के तो रुक जाएगा,
अब देखिए टकरा के रुक गया, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, लेकिन रुक जाने के बाद क्या ये गति में है क्या? नहीं, रुक जाने के बाद गति इसकी क्या हो जाएगी? जीरो। फिर से उसका संवेग क्या हो जाएगा? जीरो। आई बात समझ में? यही है संवेग संरक्षण का नियम। यदि आप इन्हें एक शब्द में बोलना चाहें तो संवेग संरक्षण किसे कहते हैं भाई? तो देखिए संवेग जो है ना, एक शब्द में कह सकते हैं कि जब किसी पिंड पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक उसका संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है या शून्य रहता है। लेकिन बाह्य बल लगाने के बाद यानी कि टक्कर होने के बाद भी वो उनका संवेग क्या होता है? शून्य होता है, नियत होता है या संरक्षित रहता है। और इसी थ्योरी पर रॉकेट उड़ता है भाई साहब। एरोप्लेन उड़ता है। एग्जाम्पल इसका न्यूटन का थर्ड लॉ में, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई? कि कोई भी क्रिया करते हैं ना, उसके बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए कैसे नहीं बराबर प्रतिक्रिया होगी? जैसे आप इस पर टक्कर मारे, ये बॉल इस पर मारा होगा, ये बॉल इस पर मारा होगा, बराबर बल मारा, और प्रतिक्रिया भी ये इसको मारा, ये इसको मारा, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज मतलब रुक गया। अगर इन दोनों में बराबर नहीं होती, क्या टक्कर में जो बल का उपयोग हुआ है वो बराबर नहीं होता, तो क्या वो रुक जाता? बिल्कुल नहीं रुकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रिया हो रही है वो उसी के समान प्रतिक्रिया भी हो रही है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हो रहा है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसका है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, याद आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। अच्छा एक बात और याद आ गया हमको, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ना, अभी हम बताएं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब भी आप कोई क्रिया करते हैं उसके प्रतिक्रिया बल भी उस पर लगता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपको जब आप नाव पर सवार होते हैं ना, और जब नाव नदी के किनारे आता है और जब आप उतरना चाहते हैं, फिर उस वक्त देखिएगा आप कूदते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ, और बल लगाए पीछे की तरफ। ठीक है, वो नाव भी उतना ही बल आपको आगे की तरफ, जैसे आप नाव को धक्का दिए पीछे, उसी तरह से नाव भी आपको धक्का दिया आगे, यानी जितना बल आप लगाए उस पर उतना ही बल वो भी लगाया आप पर। इसलिए वो एक दूसरे से उस जगह से पीछे हो जाते हैं, नाव भी अपना पीछे ले हो जाता है, आप भी अपना रास्ता नाप लेते हैं। मतलब बराबर फोर्स लगा और बराबर प्रतिक्रिया भी हुआ। यही तो नियम है तीसरा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट, तो जितना फोर्स आप लगाते हैं उतना फोर्स बॉल भी आपके बैट पे लगाता है। वो भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया ही शो कर रहा है। और एग्जाम्पल बताइए, बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम आपको सिंपल सा सवाल पूछते हैं। सिंपल सवाल पूछने से पहले हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, उसका सवाल पूछेंगे। सबसे पहले बात तो हम लोग जानेंगे कि संवेग किसको कहते हैं। बताइए भाई, संवेग अभी तुरंत बताएं। संवेग किसी वस्तु की गति और उसका द्रव्यमान के बारे में बतलाता है। तो संवेग को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। संवेग को हम लोग दो भागों में कैसे बांटे? उसकी गति के आधार पर, है ना। इसकी किसी पिंड की गति के आधार पर हम लोग संवेग को कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। पहला, अगर उस पिंड की गति सीधी होगी तो उसको रेखीय संवेग कहेंगे, और यदि उस वस्तु की गति वृत्ताकार होगी तो उसको कोणीय संवेग कहेंगे। ठीक है, रेखीय संवेग का रेखीय संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है भाई? केजी मीटर पर सेकंड। और यह न्यूटन का सेकंड लॉ पर आधारित है। उसी तरह से अगर पिंड का मार्ग वृत्ताकार होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय संवेग कहेंगे। और इस कोणीय संवेग को हम लोग बड़ी एल से डिनोट करते हैं। तो बड़ी एल बराबर क्या हो जाएगा? जड़त्व गुना कोणीय वेग, माना आई इंटू ओमेगा। आई क्या है भाई इसमें? आई है आपका इनर्सिया, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। हम अभी लिख देते हैं, थोड़ी बहुत आपको आसानी होगी। और यदि इनका हम ऐसा ही मतलब निकालेंगे तो क्या होगा? केजी मीटर, चूंकि इनर्सिया का क्या होता है? केजी, और ओमेगा का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो तो कंप्लीट रूप से कोणीय संवेग का ऐसा मात्रा क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यह न्यूटन का थर्ड लॉ पर आधारित है। संवेग संरक्षण, अब इसी से रिलेटेड हम अभी एक शब्द बोले क्या? जब संवेग के बारे में पढ़ रहे हैं तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी जानेंगे। संवेग संरक्षण, संरक्षण
सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो अभी आप देखें कि जब दो या दो से अधिक पिंड पर कोई बाह्य बल काम ना कर रही हो तो उसका संवेग नियत रहता है, शून्य रहता है या फिर संरक्षित रहता है। और यदि उन दो पिंड में अलग अलग बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, या यूं का है कि जब उन दोनों पिंड में कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उन दोनों पिंड के टक्कर होने के बाद भी उन दोनों पिंड का संवेग क्या होगा? शून्य हो जाता है या नियत हो जाता है या फिर संरक्षित रहता है। अभी कैसे होता है ये तो आपको हम दिखा दिए। इसका एग्जाम्पल, रेखीय संवेग का एग्जाम्पल आप नॉर्मल लाइफ में कहाँ देखते हैं? कोई दौड़ता है वहां देखते हैं, सीधी रेखा में गाड़ी चलती है वहां देखते हैं, और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलेगा। कोणीय संवेग का एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं? जहां आप टर्न लेते हैं, मोड़ लेते हैं ना गाड़ी को, हाँ, वहां देखने को मिलता है वृत्ताकार मार्ग। जहां जहां वृत्ताकार मार्ग, जैसे फैन घूम रहा है वो हो गया, है ना। चांद, पृथ्वी का, अरे अपना पृथ्वी जो है ये सन हो गया, इसका चक्कर काटता है पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर काटता है मून। तो जो पृथ्वी है उसका घूर्णन गति कैसा है? गोलाकार है, वृत्ताकार है, इसलिए पृथ्वी का जो संवेग होगा वो क्या होगा? रेखीय संवेग ना होकर कोणीय संवेग होगा। उसी तरह से मून का अर्थ के परिप्रेक्ष्य में, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा? संवेग वृत्ताकार होगा। आई बात समझ में? अब इतना सुनने के बाद अब आप दीजिए जवाब। अभी हम आपको बताए थे जो संवेग है वो मास और वेलोसिटी का गुणनफल को कहता है, ठीक है, मास और वेलोसिटी का गुणनफल है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चला होगा, यदि हम मास को बढ़ाते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको इधर नीचे लिखते हैं, है ना, इसी चीज को। संवेग क्या है? मास इंटू वेलोसिटी है। यदि हम मास 5 kg रखते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड रखते हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 25 मीटर केजी मीटर पर सेकंड होगा। और यदि हम मास को चेंज कर दिए, 10 कर दिए, तो यह क्या होगा? बदल जाएगा। या फिर मास को सेम ही रखे, वेलोसिटी को बदल दिए, तो इसका मतलब क्या है? उसका संवेग भी बदल जाएगा। इसका मतलब एक चीज देखे कि आपका संवेग घटता बढ़ता बदलते रहता है ना। आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, यानी कि मास को चेंज करके या वेलोसिटी को चेंज करके संवेग को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, अभी हम आपको बताए थे साइकिल और मोटरसाइकिल के बारे में, है ना, साइकिल और मोटरसाइकिल का संवेग के बारे में। तो एक बात बताइए, एक मोटरसाइकिल चल रहा है और एक सामने से साइकिल आ रहा है और इधर से मोटरसाइकिल मोटर बाइक जा रहा है, ठीक है। तो बताइए, तो दोनों का संवेग में से किसका संवेग अधिक होगा? दोनों का संवेग में सिंपल सी बात है, इसका संवेग अधिक होगा, इसका संवेग कम होगा, यही होगा ना, क्योंकि इसका मोटर बाइक का वेट अधिक होगा, मतलब द्रव्यमान अधिक होगा, और इसकी गति भी अधिक होती है। साइकिल की द्रव्यमान कम होती है, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 20 किलो 25 किलो होंगे, और क्या होंगे, और इसकी गति भी कम होती है। और जब ये टकराएंगे ना, थर्ड लॉ के अनुसार टकराएंगे, तो बताइए, तो दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ सकता है, यानी कि किसका संवेग प्रभावशाली होगा? तो जाहिर सी बात है, जो मोटर बाइक है उसका संवेग अधिक होगा और साइकिल है उसका संवेग कम होगा, इसलिए प्रभावशाली कौन होगा? मोटर बाइक। ऐसे भी समाज में आप देखे होंगे कि जो ज्यादा पैसा वाला है, पैसे वाले हैं, वो ज्यादा ही प्रभावशाली है, समाज में उसका इंटरफेरेंस रहता है। ठीक वही रूल फिजिक्स में भी है कि जिसका संवेग अधिक वो उतना ही प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। तो अब उसी तरह से बताइए, तो हाथी और आदमी का अगर टक्कर कराया जाए तो क्षति किसको होगा? जाहिर सी बात है आदमी को होगा। क्यों आदमी को होगा भाई? मैन को इसलिए होगा क्योंकि मैन का द्रव्यमान कम है और उसकी गति भी हाथी के वनस्पत, चलिए गति तो अधिक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कम होने के कारण संवेग क्या होगा? कम होगा। और हाथी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण संवेग अधिक होगा, और जब संवेग अधिक होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए हाथी और आदमी के टक्कर में क्षति कौन होगा? तो आदमी होगा, ठीक है। मिलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लिख के लाए थे आपके लिए। बताइए कि कार और ट्रक के टक्कर में कौन पीछे हटेगा? आंसर दीजिए, कार और ट्रक के टक्कर में कौन पीछे हटेगा या कौन प्रभावशाली होगा? तो आपका आंसर होगा, कार और ट्रक के टक्कर में कौन प्रभावशाली होगा या कौन ज्यादा किसी को क्षति पहुंचाएगा, यह बात किस पर निर्भर करेगी?
उसका संवेग पर निर्भर करेगी। जिसका संवेग अधिक वो उतना ही प्रभावशाली। तो कार और ट्रक की टक्कर में प्रभावशाली कौन होगा? ट्रक। अब जाहिर सी बात है ट्रक होगा। चलिए, आपका क्वेश्चन था संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? देखिए ना, संवेग को मास यानी कि द्रव्यमान और वेलोसिटी वेग उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है भाई, इतना सिंपल है। चलिए थोड़ा देर के लिए आप क्या करें, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी।